कार्यकारी सत्ता उनके नियंत्रण में, वाइस चांसलर सारे देश भर में 70% से ज्यादा उनके ही। उसके बाद में हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, मेडिकल साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जब 80% प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण हैं तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी ब्राह्मण ही बनेगा। कल अन्ना हजारे का लोकपाल अगर सरकार ने मान लिया तो क्या होगा? क्या होगा? क्या आकाश से टपकेगा क्या लोकपाल? 80% ब्राह्मण जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी है उसमें से 10-11 ब्राह्मण इकट्ठा हो जाएंगे और 12वें ब्राह्मण को घोषित करेंगे ये लोकपाल बनने के लायक है, ये सबसे ज्यादा ईमानदार है। पहले से ही सारी सत्ता ब्राह्मणों के नियंत्रण में, अब लोकपाल बनेगा वो भी ब्राह्मण, वो फिर उनके नियंत्रण में। तो ये जो सारे आंकड़े भारत सरकार के जो आंकड़े हैं उसके आधार पर बता रहा हूं। लोकतंत्र में बहुसंख्य लोगों की सत्ता होनी चाहिए, अल्पसंख्यक ब्राह्मणों की सत्ता भारत पर हो गई है, भारत पर ब्राह्मण काबिज हो गया है। अंग्रेज जब भारत में थे इतनी सत्ता अंग्रेजों की भी नहीं थी। अंग्रेजों की सत्ता में 33% मुसलमान प्रशासन में थे। इसका मतलब यह है इतनी सत्ता अंग्रेजों की भी नहीं थी। 30% कायस्थ थे। अंग्रेजों की भी इतनी सत्ता नहीं थी जितनी आजादी मिलने के बाद जो भारत में आज के तारीख में आंकड़ों के आधार पर बता रहा हूं, सारे के सारे सत्ता पर ब्राह्मणों ने नियंत्रण कर दिया। कैसे हुआ ये नियंत्रण? ये है रहस्य, ये सबसे बड़ा रहस्य। और इस रहस्य के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत गहरा संबंध है, इसलिए बता रहा था। आप बोलेंगे बड़ी अजीब किस्म की बात है, ब्राह्मणों का भारत के सत्ता पर कब्जा हो गया और इस पर छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से इसका क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। वो संबंध बताने के लिए मैं आप लोगों को ये किस्सा बताया। साथियों, एज फार एज कंसर्न, जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, देखो महाराष्ट्र से लोकसभा के तीसरे नंबर के मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते। पहला नंबर यूपी, दूसरा नंबर बिहार और तीसरा ही नंबर महाराष्ट्र का है। 80 लोकसभा की सीटें यूपी से। बिहार का विभाजन होने के पहले बिहार से 54 सीटें चुनकर जाती थी और तीसरा नंबर 48 लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र से, तीसरा नंबर। इसलिए आंकड़ों के आधार पर बोल रहा हूं, काल्पनिक बातें नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए आंकड़े और उसके आधार पर बोल रहा हूं, जिसको मैं चुनौती देकर कहता हूं सारे देश के ब्राह्मणों को भी, जो आंकड़े और जो बातें मैं बता रहा हूं मेरे साथ आ जाओ, टीवी पर बहस करो और बहस करके मैं जो कह रहा हूं उसे गलत साबित करो। मैं 20 साल से कह रहा हूं ब्राह्मणों को, जो मैं कह रहा हूं उसे गलत साबित करो टीवी पर। अगर टीवी पर नहीं आते हो तो हम मंच लगाते हैं, मंच हमारा, माइक हमारा, आने जाने का खर्चा हमारा। अगर एयर कंडीशन का टिकट निकाल कर आना चाहते हो तो एसी का टिकट हमारा, और गर्मी के दिन में बिस्लेरी का ठंडा पानी हमारा। अरे बोलो तो, आओ तो। 20 साल से कह रहा हूं, कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं उनके ही बताए हुए आंकड़े, सारे अपने आंकड़े कहां से इनकार करेंगे? अपने ही आंकड़े, भारत सरकार के आंकड़े, कार्मिक मंत्रालय के आंकड़े, पर्सनल डिपार्टमेंट के आंकड़े, कहां से इनकार करेंगे? कोई इनकार करने का कारण तो है नहीं है, कोई सबूत तो है नहीं है। और फिर इधर आकर मानना होगा, स्वीकार करना होगा, और स्वीकार करना खतरनाक बात है। इसलिए उन्होंने सिद्धांत अपनाया, तेरी भी चुप और मेरी भी चुप, चिड़ी चुप, एकदम चुप रहो, बस अपना काम जारी रखो, कब्जा करना जारी रखो और चुप रहो, बोलो मत। एक तरीका उन्होंने अपनाया हुआ है। साथियों,
इसलिए मुझे अपना मुंह ज्यादा बजाना पड़ता है। मैं इसलिए बार बार अपना मुंह जो है सारे देश भर में डेली मैं यही बजाने के लिए घूमता रहता हूं। इस सच्चाई को, जो लोकतंत्र के साथ धोखा किया गया, संविधान के साथ धोखा किया गया, ये जो आंकड़े, जो ये कब्जा उन्होंने किया, ऐसा कब्जा लोकतंत्र में जायज तरीके से संभव नहीं है। निश्चित रूप से नाजायज तरीके का, गैर कानूनी तरीके का, असंवैधानिक तरीके का इस्तेमाल किया गया है। और इस तरह से असंवैधानिक तरीके का इस्तेमाल करके उन्होंने कब्जा किया हुआ है। इसलिए बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन के मौके पर छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन संघर्ष का इसके साथ कैसे संबंध है, ये थोड़ा कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। आज के मौके पर बहुत सारी बातें बतानी है। उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जीवन संघर्ष है, उसमें कुछ उदाहरण देकर कुछ बातें मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। पहला उदाहरण, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ब्राह्मण लोग प्रचार करते हैं। क्या प्रचार करते हैं? प्रचार करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज गो ब्राह्मण प्रतिपालक थे। पहली बात मैं विश्लेषण करके समझाऊंगा इसका क्या मीनिंग है। बहुत लोगों को इसका अर्थ समझ में नहीं आता। पहली बात, गो मीन्स गाय, ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण, गो ब्राह्मण, तो इसका मतलब है गाय और ब्राह्मणों के प्रतिपालक थे। शिवाजी महाराज गाय और ब्राह्मणों के प्रतिपालक थे, ऐसा ब्राह्मण प्रचार करते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने सवाल उठाता हूं। शिवाजी महाराज राजा थे और राजा होने की वजह से वो सभी प्रजा के जितने क्षेत्र पर वो राज करते थे, सारे के सारे प्रजा के प्रतिपालक थे। यदि ब्राह्मण ऐसा कहते तो ये बात तर्क संगत मानी जा सकती है, मगर वो ऐसा नहीं कहते हैं। बल्कि शिवाजी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि शिवाजी महाराज रैत के राजा थे। रैत ये महाराष्ट्र के ग्रामीण लोक भाषा का शब्द है। रैत शब्द का क्या अर्थ है? रैत शब्द का अर्थ है सामान्य जन। धर्मशास्त्र के अनुसार रैत शब्द का दूसरा क्या अर्थ है? दूसरा अर्थ है शूद्र, अति शूद्र। शब्दों के अर्थ कई संदर्भों में मैं बताना चाहता हूं ताकि आप लोगों को समग्रता में बात समझ में आ जाए। रैत का धार्मिक संदर्भ में अर्थ है शूद्र, अति शूद्र, इनके राजा। ऐसे स्थिति में ये वास्तवता होने के बावजूद ब्राह्मण लोग ये प्रचार करते थे कि शिवाजी महाराज गो ब्राह्मण प्रतिपालक थे। ऐसा वो प्रचार क्यों करते थे, ये समझना बहुत जरूरी है, इसको जानना बहुत जरूरी है। गाय और ब्राह्मणों के प्रतिपालक थे। ब्राह्मण ऐसा प्रचार क्यों करते थे? दो बातें। एक, 1848 को महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज का आंदोलन शुरू किया गया। ये आंदोलन ब्राह्मणों के विरोध में था, ये ब्राह्मणवाद के भी विरोध में था, और इस वजह से ब्राह्मण महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले के आंदोलन से सिंगल आउट कर दिए गए थे। जब ये सिंगल आउट कर दिए गए थे तो महाराष्ट्र का जो बहुजन समाज है वो ब्राह्मणों के विरोध में हो गया था। ये बात, ये तथ्य हम लोगों को पहले जानना होगा, जो बात मैं समझाना चाहता हूं उसके लिए। दूसरी बात, आप लोगों को याद होगा कि एक ब्राह्मणों ने प्लान बनाकर गांधी की हत्या की। हैरान करने वाली बात है, गांधी की हत्या करने का प्रयास 3 बार हुआ। 2 बार अंग्रेजों के समय में हुआ। अंग्रेजों ने दोनों बार गांधी जी को बचाया। दोनों बार ब्राह्मणों ने गांधी की हत्या करने की कोशिश की। दोनों बार अंग्रेजों ने गांधी को बचाया। गांधी की हत्या करने में ब्राह्मण कब कामयाब हुए, आप सुनकर हैरान हो जाओगे। ब्राह्मण
गांधी की हत्या करने में तब कामयाब हुए जब देश पर ब्राह्मणों का राज आ गया। हैरान हो जाओगे सुनकर। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, ब्राह्मण का राज स्थापित हो गया था, ब्राह्मण का राज स्थापित हो गया था। इसका सबूत चाहते हो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गणतंत्र के राष्ट्रपति बना दिए गए थे। वो वाराणसी काशी गए, 200 ब्राह्मणों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैर धोए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 200 ब्राह्मणों के पैर धोए और जिस परात में वो पैर धोए गए उसमें वो गंदा पानी इकट्ठा हो गया था। उसमें से 2 चम्मच गंदा पानी उठाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गणतंत्र के राष्ट्रपति ने वो पानी पिया। ब्राह्मणों के पैर से गंदा हुआ जो पानी था, धोया हुआ जो पानी था, वो पानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पिया। क्यों पिया? तो ये इसलिए पिया क्योंकि ये घोषित किया जा रहा था ब्राह्मणों के द्वारा कि ब्राह्मणों का राज भारत में स्थापित हो गया है। ये घोषित करने के लिए वाराणसी काशी में ये कार्यक्रम किया गया था। एक तथ्य मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इस पर बाबा साहब आम्बेडकर जब सब उधर थे पार्लियामेंट में, उसमें उन्होंने उसका विरोध किया था। एक रिकॉर्डेड तथ्य तो हंगामा हो गया था राज्यसभा में। एक तथ्य की बात आप लोगों को बता रहा हूं। साथियों, मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बता रहा था, उदाहरण के लिए बता रहा था। तो दो घटनाएं मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक, सत्यशोधक आंदोलन ने महाराष्ट्र में ब्राह्मणों को सिंगल आउट किया था, वो आंदोलन विरोध में था। दूसरा, ब्राह्मणों ने गांधी की 2 बार हत्या करने का प्रयास किया, अंग्रेजों ने बचाया। जब देश आजाद हुआ, आजाद भारत का प्रधानमंत्री ब्राह्मण हुआ। ब्राह्मण प्रधानमंत्री होने के बाद ब्राह्मण गांधी की हत्या करने में कामयाब हो गए। एक तारीखों के साथ बोल रहा हूं, आजाद भारत में गांधी को मारने में ब्राह्मण कामयाब हो गए। 15 दिन पहले गांधी पर एक हल्ला हुआ था, उसमें कुछ ब्राह्मणों को पकड़ा गया था। उन ब्राह्मणों ने कहा था कि गांधी की हत्या करने का प्लान बनाया गया है। इसके बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू को जानकारी थी, इसके बावजूद भी गांधी के प्रोटेक्शन की कोई व्यवस्था नहीं की गई और गांधी मार दिए गए। गांधी मारने के बाद महाराष्ट्र में क्या हुआ? बीदर महाराष्ट्र के बॉर्डर में है। महाराष्ट्र में जानते हो क्या हुआ? महाराष्ट्र में खास तौर पर ज्योतिराव फुले जिस इलाके के रहने वाले थे, जिस इलाके में ब्राह्मण विरोधी वातावरण ज्यादा था, उस इलाके में गांव-गांव में, शहरों में ब्राह्मणों को देख कर उनके घर जलाए जाने लगे, उनको जिंदा मारने का